तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू ग्रांट पार्डन, पार्डन का मतलब है कि क्षमा याचना करना किसी को, ठीक है। तो ये जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के थ्रू दी गई है, ठीक है। इसी तरह से हमारे स्टेट के पास भी ये पावर है। स्टेट में जो राज्यपाल होता है, ठीक है, उसके पास इसकी पावर दी गई है, ठीक है, और इसकी पावर आर्टिकल 161 के द्वारा दी गई है, ठीक है। बट उसकी जो पावर है और प्रेसिडेंट की पावर है, राष्ट्रपति की पावर और राज्यपाल की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। राज्यपाल कुछ एक हद तक, ठीक है, एक लिमिटेशन में अपने किसी पार्डन या लिमिटेशन या रिप्राइव कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। बट जो प्रेसिडेंट है वो इन द सेंटेंस ऑफ डेथ और इवन दो द कोर्ट मार्शल एटसेट्रा में भी अपने डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि किस किस तरह से ये पार्डन वगैरह होता है, ठीक है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस इन केस ऑफ लाइक, ठीक है, कि मतलब जो इन केसेस में, ठीक है, या किसी भी तरह की पनिशमेंट मिली उसको, या तो उसने कोई कानून व्यवस्था के साथ छेड़खानी की है जो कि हमारा यूनियन लॉ है, ठीक है, केंद्रीय और जो लॉ है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उसको कहीं से कोर्ट मार्शल हुआ है या उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो इन तीनों केसेस में प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को पार्डन कर सकता है। बट वो पार्डन कैसे करेगा? अपने डिस्क्रिशनरी पावर से तो नहीं करेगा, ठीक है। वो उसके लिए क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, या जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट है, उसके रिकमेंडेशन से वो किसी भी व्यक्ति को रिमिटेशन या पार्डन या रिप्राइव कर सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें पार्डन, सर सेकंड पॉइंट क्या कहा आपने, मिलिट्री मार्शल वाला? मार्शल होगा, ठीक है। मार्शल, मिलिट्री मार्शल का मतलब जो कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल किसका होता है? जो मिलिट्री कोर्ट होता है, ठीक है। जो आर्मी फोर्स है इनका अपना ही एक अलग से कोर्ट होता है। मैंने इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस किया था जब मैंने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था। इज इट? यस इसको दोबारा से सर। रिवाइज करने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है, ठीक है। बहुत डिटेल में बताया था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद या कहीं पे मृत्यु दंड की बात आती है तो वहां पर भी प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे सकता है। उसके बाद आती है कि आर्टिकल 72 में अलग अलग तरह से जो प्रेसिडेंट है वो क्षमा याचना कर सकता है किसी व्यक्ति की। एक तो पार्डन कर सकता है किसी का, पार्डन का मतलब है पूरी तरह से दोष मुक्त कर देना, ठीक है। जो भी उसको सजा दी गई थी उससे उसको खारिज कर देना और उसको बिल्कुल क्लियर कर देना कि भैया आप अपने फ्री लाइफ को जी सकते। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंसेस एंड कन्विक्ट, यानी कि दोनों तरह की जो भी उसके ऊपर दोष लगे लगे हैं उसको वो खत्म कर देता है। एंड कंप्लीटली अब्सॉर्ब द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई क्राइम करने से आपको डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते, तो सारी की सारी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिमूव किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को पार्डन प्रेसिडेंट द्वारा कर दिया जाता है, ठीक है। अगर पार्डन नहीं किया जाता तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है कि इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद द लाइटर फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि जो बहुत रिगेरियस पनिशमेंट है, ठीक है, बहुत खतरनाक या किसी तरह की डेथ पनिशमेंट दे दी किसी व्यक्ति को, तो उस डेथ पनिशमेंट को थोड़ा सा कम करके, यानी कि उसको या उम्र कैद की सजा दे दी या उसको किसी तरह से और थोड़ी सी कठिनाई वाली सजा दे दी, ठीक है। तो इस तरह से जो एक डेथ सेंटेंस थी, जो बहुत भयानक सजा थी, पनिशमेंट थी, उससे कम करके उसको थोड़ी सी कम मतलब कि इजी वाली सजा देना या पनिशमेंट देना, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेशन। क्लियर? तो ये भी प्रेसिडेंट कर सकता है। या तीसरा रिमिशन, रिमिशन का मतलब है कि क्षमा करना, ठीक है। इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि आपको अगर मान लो 7 साल की सजा हुई है किसी क्राइम में, जैसे मान लो मर्डर के केसेस में 7 साल की सजा हुई है और देखा गया कि आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आपने किसी भी कारण से 5 से 7 साल कोई भी आपने क्राइम कमिट किया, ठीक है, इन द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आपको 7 या 8 ईयर या 15 साल की सजा हुई। तो उस सजा में आपको देखा गया कि आपका जो बिहेवियर है इन द प्रिजन में, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको सजा कम की जा सकती है। तो वो सजा 15 साल से 7 साल की या 7 साल से 3 साल कर सकते हैं। तो इसका रेमिशन का मतलब कि जो आपकी सजा का पीरियड है उसको कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस ऑफ रिगोरियस imprisonment for 5 year may be remitted to the rigorous imprisonment for 1 year, ठीक है। यानी कि अगर 5 साल की किसी को
खतरनाक सजा दी गई है तो उसको 1 साल के लिए कम कर दिया जा सकता है। उसके बाद है रिस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब है शॉर्ट पीरियड, यानी कि और छोटा पीरियड कर देना, ठीक है। It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special facts, such as the physical disability of the convicts or the pregnancy of the women offended। ठीक है, अगर मान लो कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या किसी तरह की पर्सन के साथ ये फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उस सिचुएशन में भी उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। ये कम करने का मतलब है जो उसका पीरियड है, मान लो कि वो 10 साल का पीरियड है तो उसको 1 साल या 2 साल या 6 महीने कर दिया जा सकता है। उसके बाद आता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब टू स्टॉप और टू डिले, ठीक है, या तो उसको बंद कर देना या उसका लेट कर देना, ठीक है। इट इम्प्लाइज द स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ, यानी कि जब मृत्यु दंड दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो उसमें क्या स्टे ऑर्डर लिया जाता है कि अभी आप इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते, हम इसमें और ज्यादा फैक्ट फिगर्स इंक्लूड करेंगे। तो उस समय उसमें जो प्रेसिडेंट की कंसेंट से ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है फॉर द टेम्परेरी पीरियड, ठीक है। एंड इट्स पर्पस इज टू एनेबल द कन्विक्ट्स टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी है वो पार्डन या कम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। जो कन्विक्टर होगा, ठीक है, जिसने क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको प्रेसिडेंट के पास अपनी क्षमा याचना के लिए या तो कोई लेटर लिखना पड़ता है या खुद वहां पे वो जा सकता है, अगर वो इस तरह की कोई सिचुएशन बन पाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर। तो एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। अभी हो गया ना, चलिए ठीक है। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पार्डन, यानी कि जो पार्डन है, क्षमा याचना है, क्यों इसकी जरूरत है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल अगर इसकी बात करें तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। कहा भी जाता है कि जैसे एक नॉर्मल सेइंग है कि भाई 100 क्रिमिनल के पीछे अगर एक इनोसेंट को सजा मिलती तो वो गलत है, ठीक है। आप 100 क्रिमिनल को छोड़ सकते हैं पर एक इनोसेंट को आप सजा नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसीजर को कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया गया है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को या कहीं पे ऐसा लगता है कि भाई जो उसका क्राइम है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का वहां पे शो किया गया, तो उस समय पार्डन या अदर काइंड्स ऑफ जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव conferring this power on the president is twofold, यानी कि दो तरह की पावर देता है। to keep the door open for correcting any judicial error, ठीक है, यानी कि अगर कोई न्यायिक व्यवस्था में किसी तरह का कोई गलत निर्णय लिया गया है इन दी ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो उस समय भी वो पार्डन कर सकता है। या दूसरा जो इसमें पॉइंट है दैट इज टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस व्हिच द प्रेसिडेंट रिगार्ड एज अनड्यूली हार्श, ठीक है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी तरह की कोई जो सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, या व्यवस्था के खिलाफ है, ठीक है, जो हमारा कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ है, तो उस समय भी जो प्रेसिडेंट है वो अपने बिहाफ से विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को रिप्राइव या पार्डन कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज जुडिशियल स्टैंड्स ऑन पार्डनिंग पावर। तो इसमें कहा गया था कि जो ये केस है, ठीक है, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सिंपल ये कहा गया था कि जो भी डिसीजन है इस तरह की अगर कोई सजा दी जाती है आर्टिकल 72 के द्वारा, ठीक है, जो पार्डन किया जा सकता है किसी व्यक्ति को, वो ओनली एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट से या एडवाइस से कर सकता है। प्रेसिडेंट इसमें अपनी किसी तरह की कोई डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि जो आर्टिकल 72 है वो प्रेसिडेंट के एम्पावर करता है और जो आर्टिकल 161 है दैट पावर द गवर्नर टू गिव सम काइंड्स ऑफ पार्डनिंग पावर, ठीक है। तो इसमें जो अगर देखें तो कोर्ट मार्शल एक्सेट्रा की पावर ओनली एंड ओनली लाइज विद द प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर के पास। गवर्नर के पास इस तरह की कोई भी पावर नहीं है। साथ ही साथ अगर कहीं पे मृत्यु दंड की बात आती है तो वो पावर भी किसके पास रहेगी? प्रेसिडेंट के पास रहेगी, और उसमें गवर्नर किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। उसके बाद आर्टिकल 73 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, दैट सेज दैट द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, यानी कि जो एग्जीक्यूशन पावर है
यूनियन की वो क्या क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर विद रिस्पेक्ट टू व्हिच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ। ठीक है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर रहेगी, पहली जो पावर है कि वो कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, दूसरा कहा गया है कि टू the exercise of such rights, authorities and jurisdiction as are exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement। यानी कि इस तरह की कोई राइट्स, अधिकार, अथॉरिटी या jurisdictions या जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार होगी, वो एक्सरसाइज कर सकती है भारत के अंदर। ठीक है, या किसी तरह का कोई ट्रीटी असाइन करना है या कोई एग्रीमेंट बनाना है या कोई एमओयू, ठीक है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन करना है, तो वो सारी की सारी पावर किसके पास है? हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर रेफर्ड इन सब क्लॉज ए शैल नॉट सेव द एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एक्सटेंड इन एनी स्टेट्स क्लॉज 1 to matter with the respect to which the legislature of the state has also power to make laws। ठीक है, यानी कि कुछ एक ऐसी पावर भी है, ठीक है, जिसमें कि स्टेट भी अपने लॉ बना सकती है। तो उसके बारे में आर्टिकल क्लॉज 2 में बात की गई। आर्टिकल 73 के क्लॉज 2 में बात की गई है कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने कानून का निर्माण कर सकती है। इसमें कहा गया until otherwise provided by the parliament, a state and any officers or authority of the state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matter with the respect of which parliament has the power to make law for that states the executive power or function as the state or officer authority thereof could exercise immediately before the commencement of this constitution। जैसे कि वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ हमारे देश में अमेंडमेंट के थ्रू आए अभी फिलहाल। ठीक है, तो उसमें जैसे हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बनी है, तो इसमें क्या स्टेट्स को इमीडिएटली रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया कि भाई आप देखिए कि हमने इस तरह का ये एजुकेशन पॉलिसीज बनाया है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपकी स्टेट में किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो वहां पर वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बना के तो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। या जैसे हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, तो उसके बारे में सबसे पहले जो स्टेट थी वो राजस्थान थी, उसने अपने स्टेट में इसको एग्जीक्यूट किया। तो अलग अलग तरीके से इसमें मैटर को किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पावर किसके पास है? स्टेट के पास इसमें अलग से पावर दी गई है। उसके बाद आता है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 74 में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि वहां पर प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए या उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है, काउंसिल यानी कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। उसमें क्या क्या पॉइंट है कि क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी कि उसका प्रमुख होगा, हेड होगा, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करके, यानी कृत्य यानी कि जो कार्य या जो उसकी जो पावर्स है, ठीक है, उसका प्रयोग करके करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई कई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका सिंपल मतलब है कि जितना भी हमारा काउंसिल होगा वो प्रेसिडेंट को सलाह तो देगा, ठीक है, जो एड एंड एडवाइस होगी वो तो देगा, बट इसमें इस तरह से रहेगा कि वो ऑल द टाइम उनको इस तरह से रोक भी सकेगा कि अगर किसी तरह का कोई लॉ बिल या ऑर्डिनेंस वो पास कर रहे हैं तो उसमें उसको स्टॉपेज कर सकता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है ये देश हित में नहीं है या इससे देश के अंदर किसी तरह की बुरी व्यवस्था का निर्माण हो सकता है या इसके आने वाले समय में हमें उल्टे असर सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं या बैड इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 74 के माध्यम से जो राष्ट्रपति है उनको स्टॉप भी कर सकता है कि आप इस तरह का कानून का निर्माण मत करिए। ठीक है, वो अपने उसमें साइन नहीं कर सकता और उनको वापस रीचेकिंग के लिए या उसको रीवैल्यूएशन के लिए वापस कैबिनेट में भेज सकता है। तो ये पावर हमारे किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और मंत्री जो परिषद होगी वो टोटली एंड टोटली राष्ट्रपति की सलाहकार होगी और प्रधानमंत्री उसका मुखिया होगा। और जो मैंने कहा था, आपको बहुत पहले भी कहा था कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा वो एक
नाम मात्र काम वो क्या है, जितने भी कार्य है वो ऑन द बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति, ठीक है, जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके बिहाफ से प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। हाँ जी बोलिए, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट इज आर्टिकल 75। ठीक है, आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर। अब इसमें 75 में मिनिस्टर के लिए कुछ एक प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें पहला क्या कहा कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बात समझ आई आपको? प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट यानी कि जब एक कैबिनेट बनती है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हमारा इलेक्शन हुआ और सरकार बन गई, ठीक है, और सरकार के बाद उन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डिसाइड कर दिया कि जैसे भाई मोदी हमारे जो कैंडिडेट है वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है और यही हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो उसमें जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई उसमें टॉप में प्रधानमंत्री का नाम लिखा जाता है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, उसमें नीचे और जितने भी लिस्ट होगी, कैबिनेट की लिस्ट होगी कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन रूरल एंड अर्बन एम्पावरमेंट मिनिस्टर होगा, विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर होगा, या अलग इरिगेशन मिनिस्टर होगा, जितने भी डिपार्टमेंट है उसके सबके नाम लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहली जो कंसेंट होगी वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को देगा कि भाई हमने आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर देश का चुन लिया है। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कैबिनेट खुद डिसाइड करेगा कि कौन मेरा कैसा मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो उसमें वो उसी हिसाब से चुनाव करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्लॉज ए, सब क्लॉज 1A। ये तो पॉइंट 1 है ना सर? मैं ये पीएम का चुनाव किसको क्या बोला आपने, कौन करता है? जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, जैसे अब प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है, वैसे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री की एक अलग ही अपनी पावर एंड अथॉरिटी है, बट उसको जो जी सर। पावर देनी है कि भाई आप ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, सपोज करो कि आपकी पार्टी है, ठीक है, मीरा नाम से कोई पार्टी है और आप उसके रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे अभी हमारा तमिलनाडु उसमें वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी थी वो चुनाव भी हार गई, फिर भी क्या है वो शपथ किसकी ली उन्होंने? मुख्यमंत्री की ली। ठीक है, तो उस समय यस। उस कंडीशन में, ठीक है, अगर आप पार्टी के होल सोल है, ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई मैं प्रधानमंत्री बनूं, ठीक है, तो आपका नाम कहाँ पे वो जो भी मेजोरिटी है आपकी पार्टी की उससे कुछ एक लोग रेकमेंड करेंगे, 20-30-50 लोग, ठीक है, जो 1/2 रेशो रहता है, ठीक है, उससे वो रेकमेंड करेंगे कि भाई प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। तो प्रधानमंत्री क्या उसमें साइन कर देगा कि भाई हमने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका प्रधानमंत्री होगा। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री अपने से एक लिस्ट तैयार करेगा कि भाई अब मैंने किस किस को कौन कौन सा मिनिस्ट्री देनी है। ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री फिर खुद अपने लिए एक कैबिनेट तैयार करता है। इतना जैसा प्रोसेस है, सिंपल। जी सर। क्लियर हुआ? यस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? शिवानी, नो सर। क्लियर सर हो रहा है ना? प्रधानमंत्री का चुनाव, यस सर, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, संसदीय चुनाव प्रणाली के द्वारा। जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ जी। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, बट इसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का रोल होगा वो क्या रोल होगा, उसको जब वो कैबिनेट बन जाएगी, ठीक है, जब देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव तो संसदीय प्रणाली के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी वोट डालते हैं। ठीक है, ये हमने मान लो यहाँ से पीएम मतलब बीजेपी को वोट दे दिया, ठीक है, यहाँ से जो एमएलए होगा, सॉरी एमपी होगा, ठीक है, उसके लिए वोट दे दिया। ठीक है, तो उस तरह से वहां की सरकार बन जाएगी, उनके मेजोरिटी में आ गई। मान लो उनकी जैसे इस बारी 300 प्लस सीटें थी तो 300 प्लस सीटें आ गई। फिर वहां पे वो आपस में बात करेंगे 300 एमपी, ठीक है, जो विनिंग एमपी थे, ठीक है, वो बात करेंगे कि भाई अब हमने प्रेसिडेंट कौन बनाना है।
अगर वो चाहते हैं कि भाई अगली बार हमने मोदी को प्रेसिडेंट नहीं बनाना, अमित शाह को प्रेसिडेंट बनाना है, तो वहां पर वो अपने एक फ्री विल से, ठीक है, मेजोरिटी से एक लेटर बनाएंगे, ठीक है, उसमें नाम लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो जब वो उस लिस्ट में नाम लिख के अपना नाम लिखेंगे कि भाई हम ये मेरा, मैं यहाँ का एमपी हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, ठीक है, और मैं भी इस व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, मेरी भी इसमें फ्री विल है, ठीक है, यानी कि मेरी इसमें कंसेंट है कि वही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना रहे जिस व्यक्ति का नाम ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसमें साइन कर देता है कि भाई जब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है, या जो एक मेजोरिटी पर्सन है, ठीक है, आपका पार्टी का, वो चाहता है कि यही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहां पे साइन हो जाते। फिर जब प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलाता है, ठीक है, कि भाई अब शपथ हो जाएगी। शपथ के बाद वो अपनी एक कैबिनेट चुनता है, फिर उसको कैबिनेट चाहिए ना कि भाई अब जो मैं डिसीजन लूंगा तो उसके लिए मैं किसी से सलाह मशवरा तो लूंगा, तो उसके लिए अलग अलग तरह की डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक है, कि भाई आपके पास ये मिनिस्ट्री रहेगी, आपके पास वो मिनिस्ट्री रहेगी, इस तरह से फिर आपसे सलाह मशवरा किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस रहता है। इज इट क्लियर? यस सर। शिवानी? यस सर। चलिए ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस था इसका। सो उसके बाद नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जो आपकी काउंसिल बनेगी, ठीक है, जो आपकी मंत्री परिषद बनेगी, उसमें 15% से ज्यादा वो नहीं बढ़नी चाहिए। किससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए? जितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन, कहाँ पे है हमारी? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में, ठीक है, जो हमारी लोकसभा की सीट्स है, ठीक है, कितनी सीट्स है हमारी लोकसभा की? एनी आइडिया? हेलो हेलो, डू यू नो हैव? सर, नो सर। शिवानी? मीरा, डू यू हैव एनी आइडिया? यस सर। कितनी सीट्स है? सर लोकसभा में तो 543 है शायद। अच्छा, और राज्यसभा में? मैंने ये आपको बताया भी था बीच में, है ना? 245। यस सर 245 है। 45। 245। अच्छा, और एग्जैक्ट कितनी है? ये तो वो सीट बता रहे हैं ना आप, जो है मतलब अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो टोटल कितनी सीट्स है हमारी इसकी? लोकसभा की कितनी हमारे पास? 5 है, 52, ठीक है, और राज्यसभा की कितनी है हमारे पास? 250, ठीक है। इसमें कुछ है कि 2 इंडियन एंग्लो रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ यस सर। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। यस सर। है ना? तो वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड है। बट प्रेजेंट में हमारे पास 545 है, ठीक है, लोकसभा की, ठीक है। अब 543 है, अगर आपने पढ़ा है तो मे बी रिड्यूस होगी, पर वैसे 545 थी। और जो इसका था 234 थी, ठीक है, किसकी? राज्यसभा की। इतनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये था। बाकी मे बी कि 543 होगी, मैं आपको इसमें निगलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है। वी विल रीचेक इट लेटर, ठीक है। सो next is the members of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified for being members of that house under paragraph 2, ठीक है, paragraph 2, ठीक है, of the 10th schedules, ठीक है, shall also be disqualified to be appointed as the minister under clause 1 for the duration of the period of commencing from date of the disqualification till the date of which the term of the office such member would expire, where he contest the elections of either house of the parliament before the expiry of such period till the date of which declared elected whichever is earlier। यानी कि जब तक उसका
चुनाव दोबारा से नहीं हो जाता है, या किसी व्यक्ति को अगर डिप्राइव कर दिया गया है, ठीक है, उसने की जो एक कानून का प्रोसेस है उसमें उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्वालीफाई है, या उसका कोई बैड कैरेक्टर सामने आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको उस समय जो इलेक्शन मान लो उसने विन भी कर दिया, तो भी उसे वो उस सीट से या उस पावर को एग्जीक्यूट करने से रोका जा सकता है, जब तक कि उसकी फर्दर डेट में उसके वो रिप्राइव नहीं किया जा सकता, या वो अपने आप को प्रूव नहीं कर देता कि जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे थे वो झूठे थे या खत्म हो चुके हैं, या उसको पार्डन कर दिया गया है, ठीक है, तो उस समय तक वो एटलीस्ट डिस्क्वालीफाई ही माना जाएगा। उसके बाद द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जितने भी ऑफिस है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के ही ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है, उसमें सारी की सारी जो मेन अथॉरिटी रहेगी वो प्रेसिडेंट की ही रहेगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि जितने भी मिनिस्टर होंगे, जितनी भी हमारी मंत्री परिषद होगी, वो सभी के सभी जिम्मेदार होंगे किसके लिए, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिस जो भी उनके डिसीजन होगी वो कलेक्टिवली, ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एंड सिर्फ अगर कोई गलत डिसीजन आता है, ठीक है, तो उसके लिए ओनली एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी गलत डिसीजन आता है तो वो पूरी की पूरी सरकार उस समय गिर जाती है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो उस समय वो पूरे का पूरा काउंसिल वहां पे, ठीक है, क्या होगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद है बिफोर अ मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल administer टू हिम द author ऑफ द ऑफिस of secrecy according to the term set out for the purpose in the third schedule, ठीक है, जो हमारे थर्ड शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है, तो उसमें क्या कि जो एक प्राइवेसी की ऑथ है या शपथ है वो दिलाई जाती है कि आप किसी भी तरह की जो हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आप आउटसाइड ऑफ दिस ऑफिस रिवील नहीं करेंगे, कहीं पे इसको ओपन अप नहीं करेंगे, या इसको इन जनरल पब्लिक में रिवीलिंग नहीं देंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे नहीं जनरल पब्लिक को, बहुत सारी चीजें आप नहीं बताएंगे, जो भी आपका ऑफिस का डेकोरम होगा वो आपको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है, तो ये भी वहां पे शपथ दिलाई जाती है सभी मिनिस्टर को। साथ ही साथ मिनिस्टर हु for any period of 6 consecutive months is not a member of either of the House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be the minister। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया गया है और वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको अगर वो 6 महीने तक इलेक्शन भी नहीं लड़ता और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता विद इन 6 मंथ, तो उसका जो वो मिनिस्टरीशिप है वो खत्म की जा सकती है या सीज की जा सकती है, ठीक है, जब तक वो दोबारा से री इलेक्ट होके नहीं आता। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल बी एज सच एज द पार्लियामेंट में from time to time by law determined and until parliament so determined shall be specified in the second schedule, ठीक है, यानी कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है मिनिस्टर की वो पार्लियामेंट डिसाइडेड रहेगी, जिस भी तरह से पार्लियामेंट डिसाइड करेगा उसी तरह से उनको वो सैलरी एंड अलाउंसेस सभी तरह के मिलते रहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद आर्टिकल 76 है, ठीक है, आर्टिकल 76 से ज्यादा कुछ नहीं होता, ये कहता है कि भारत में एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा, ठीक है, इसमें 1949 में ये बात कही गई है, ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जा सकता है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई हो, ठीक है, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के व्यक्ति को ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया जाता है, ठीक है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर्ड और असाइन्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट and to discharge the functions conferred on him by or under these constitutions any other laws for the time being in force। यानी कि जितनी भी लीगलिटी की बारे में बात आएगी, ठीक है, अगर किसी तरह की लीगल एडवाइस की बात आती है या इंटरनेशनल कोर्ट में किसी तरह का मुकदमा चलता है, ठीक है, वो और देश के खिलाफ चलता है, ठीक है, मान लो कि भारत के खिलाफ भारत को कहीं इंटरनेशनल कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उस समय भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा लिया जाता है कि
किस तरह से हम इसमें पार्टिसिपेट करें, किस तरह का आर्ग्यूमेंट देना है, किस तरह से हम अपने देश को डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारा का सारा कि मतलब किसी भी कोर्ट में वो सुनवाई कर सकता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो देश के जितने भी कोर्ट्स है, ठीक है। द अटॉर्नी जनरल shall hold office during the pleasure of the president and shall receive such remuneration as the president may determine conduct of the government businesses, ठीक है। यानी कि जो भी सरकारी कार्यों को करने के लिए उसके लिए रेम्यूनरेशन डिसाइड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो सारी की सारी चीजें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो सैलरी एंड रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा वो किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए। बाकी सबके लिए जितने मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइडेड होगा, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट है आज का, ठीक है। आर्टिकल 77 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट टू कंडक्ट द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जितने भी बिजनेसेस हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में बातचीत आर्टिकल 77 में कही गई है। बिजनेसेस कौन से होते हैं उसमें, पहला इसमें कहा गया एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी हमारे एक्शंस होंगे, ठीक है, जितने भी हम कार्य करेंगे वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द president shall be authenticated in such manners as may be specified in rules to be made by the president, and the validity of an order or instruments which is so authenticated shall not be called in questions on the ground that is not an order or instrument made or executed by the president. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेसेस ऑफ द गवर्नमेंट of India and the allocation among ministers of the said businesses. तो प्रेसिडेंट कुछ एक रूल्स के बारे में भी उसमें प्रोसीजर डाल सकता है कि जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं या रोल है प्ले करना है, ठीक है, किस तरह से गवर्नमेंट इजीली अपने वर्किंग को कर सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी प्रेसिडेंट अपने कंसेंट दे सकता है या किसी तरह का विशेष रूप से या कानून की व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। तो ये आज के इसमें आर्टिकल 77 तक हमने अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी टाइम हमारे पास ओनली एंड ओनली 1 मिनट के आसपास का बच गया है। हेलो, यस सर, क्लियर है? यस सर। कामाक्षी आप कब पहुंचे? हेलो कामाक्षी, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है। पहुंच गए थे आप? कौन सी स्लाइड में पहुंचे आप पढ़ने? हाँ जी सर, अभी तो सर मैं फंडामेंटल ड्यूटी पे पहुंची हूँ। प्रेसिडेंट पढ़ा है थोड़ा था सुबह। नहीं, आज किस टाइम आया आप क्लास को? अभी मैं 11:30 बजे आई सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो रेस्ट टू इन द इवनिंग। सर पेपर 1 की क्लास होएगी सर? हाँ, आज शाम को 7:30 बजे होगी, 7:30। सर टाइम 8:30 रखो सर प्लीज। चलो फिर आपने आपस में डिस्कस कर लेना सभी ने, तीनों ने। ठीक है सर। हाँ, फिर कर लेंगे इसको डिसाइड, है ना? ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।